आज का टॉपिक है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। इमोबिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एंजाइम को एक फेस में रिस्ट्रिक्ट कर देना, ताकि एक फेस में तो क्या रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा एंड प्रोडक्ट रहेंगे, और दूसरे फेस में एंजाइम मॉलिक्यूल रहेंगे। तो एक प्लेस पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसे बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में करने के लिए अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कैरियर मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, और इस जो कैरियर मैट्रिक्स है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स। अब एक जो कैरियर मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे इमोबिलाइजेशन करने के लिए, फिक्स करने के लिए एक एंजाइम को, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वही वाली आइडियल कैरियर मैट्रिक्स मानी जाएगी जिसमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे फर्स्ट है कि जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए और स्टेबल, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए कैरियर मैट्रिक्स के थ्रू, और इसके अंदर रीजनरेबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आफ्टर यूज़, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन ना करे जो कैरियर मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एंजाइम से तो प्रोडक्ट बनता है सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके। तो उसमें ऐसा मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट की वजह से इनहिबिशन होता है उसको वो रिड्यूस कर दे। इसी तरह से कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन को भी रिड्यूस करना चाहिए इस मैट्रिक्स को, एंड नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर स्पेसिफिक ही अटैचमेंट होनी चाहिए एंजाइम की, पर्टिकुलर एंजाइम के साथ मैट्रिक्स की। उसके बाद अलग अलग मेथड्स आते हैं इमोबिलाइजेशन के। जैसे फर्स्ट मेथड होता है एब्जॉर्प्शन, फिर सेकंड है कोवलेंट बाइंडिंग। यहाँ पे फिगर में जो है जो फर्स्ट फिगर है वो एब्जॉर्प्शन की फिगर है, बाहर एंजाइम दिखाया हुआ है और ये जो अंदर है ये मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे कोवलेंट बाइंडिंग में कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम आउटर पे है और ये मैट्रिक्स से अटैच है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एंजाइम जो हैं वो अडहियर करते हैं, अटैच होते हैं मैट्रिक्स से थ्रू हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या फिर सॉल्ट लिंक के थ्रू। तो ये दो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं इसमें जो बाइंडिंग होगी एंजाइम एंड मैट्रिक्स की वो स्ट्रॉन्ग होगी, बट इसको हम वीकन भी कर सकते हैं अगर सबस्ट्रेट एंड पीएच में कोई चेंज कर दें। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज़ होती हैं एब्जॉर्प्शन मेथड में, वो आयन एक्सचेंज मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, पोरस कार्बन, क्लेस, हाइड्रोस मेटल ऑक्साइड्स, पॉलीमरिक एरोमेटिक रेजिन एटसेट्रा। ये डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स यूज़ होती हैं एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है कोवलेंट बाइंडिंग। जो पीछे फिगर गया है वहाँ पे ये कोवलेंट बाइंडिंग का फिगर है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड से जो एंजाइम है वो अटैच है मैट्रिक्स से, मीन्स यहाँ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो मैट्रिक्स से अटैच होगा एंड फॉर्म करेगा कोवलेंट बॉन्ड। बाइंडिंग यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और ये साइड चेन जो होती है एंजाइम उससे अटैच होगा मैट्रिक्स। मेनली जो होता है वो लाइसिन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वही एक्सपोज होता है सरफेस पे। और इसमें जो मैट्रिक्स यूज़ की जाती हैं कोवलेंट बाइंडिंग में वो होती हैं एग्रोस, सेलुलोज एंड पॉलीएक्रिलामाइड। इनके तो जेल भी होते हैं, तो इन्हीं को यूज़ करते हैं कोवलेंट बाइंडिंग में एंजाइम से अटैच करने के लिए। फिर एक मेथड होता है CNBR, मतलब साइनोजन ब्रोमाइड। अगर साइनोजन ब्रोमाइड, ये सेफ्रोज जो है यहाँ पे, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो साइनोजन ब्रोमाइड जो होता है वो एक्टिवेशन करने के लिए यूज़ होता है मैट्रिक्स की। तो क्या होगा, जब साइनोजन ब्रोमाइड को ऐड कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी और एंजाइम से बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे ये पूरी मैट्रिक्स है, साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीटमेंट हुई पहले, और उसके बाद यहाँ पे एंजाइम जो है वो अटैच हो गया है मैट्रिक्स से। जो साइनोजन ब्रोमाइड ट्रीटेड एक्टिवेटेड जो मैट्रिक्स थी उससे ये एंजाइम अटैच हो जाएगा। फिर है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे सेलुलोज जो है वो मैट्रिक्स है, उसको जो इथाइल क्लोरोफॉर्मेट है उससे जब ट्रीट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और उसके बाद उसमें एंजाइम को ऐड कर देंगे तो एंजाइम जो है वो ऐड हो जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ, इस पूरी मैट्रिक्स के साथ जो एक्टिवेट हुई है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से। फिर एक और मेथड है कि इसमें क्या करेंगे, एंजाइम की इमोबिलाइजेशन करेंगे यूजिंग द ग्लूटरला एल्डिहाइड, यानी मैट्रिक्स से ग्लूटरला एल्डिहाइड को अटैच कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे एंजाइम अटैच होगा। जैसे यहाँ पे ये ग्लूटरला हाइड का स्ट्रक्चर है, और जब ये मैट्रिक्स से अटैच होगा तो फिर
मैट्रिक्स से अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंजाइम ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो एंजाइम है ये ग्लूटाल्डिहाइड जो मैट्रिक्स होती है उससे ये ग्लूटाल्डिहाइडिक जो ट्रीटेड मैट्रिक्स होती है उससे ये जाके अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मेथड होता है इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एंजाइम है एक नट तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंट्रैप्ड हो गए हैं एंजाइम। और मेम्ब्रेन में क्या होगा कि मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट है, मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम होंगे अटैच। तो इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं यहाँ पे इंट्रैप्ट होते हैं जेल के अंदर या फाइबर के अंदर। इनमें कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व भी हो सकता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स यूज़ की जाती हैं इंट्रैपमेंट मेथड के लिए, जैसे सेलुलोज एसीटेट फाइबर एंड कैल्शियम अल्जीनेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट, यानी कि जो एंजाइम है उनको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कन्फाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि वो सेमी परमेबल इसलिए ले रहे हैं ताकि वो फ्रीली मूव तो कर सके, बट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही कन्फाइंड रहे एंजाइम। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इमोबिलाइजेशन करने की नीड क्या होती है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो जनरली कॉस्टली होते हैं। तो अगर बार बार यूज़ करना है किसी एंजाइम का तो हम उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं उसको एक ही फेस में, तो बार बार उसका यूज़ कर सकते हैं इमोबिलाइजेशन के थ्रू। दूसरा जो प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके वो भी ईजिली सेपरेट हो सकता है बिना किसी एडिशनल जो एडिशनल फीचर्स ऐड किए, उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। एंजाइम जो इमोबिलाइज एंजाइम होते हैं उनको नॉन एक्वस सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्मोस्टेबिलिटी, कई बार क्या होता है एंजाइम जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, तो अगर इमोबिलाइज कर दिया जाए एंजाइम को तो उनकी थर्मोस्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी जो टेम्परेचर टॉलरेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हाई कंसनट्रेशन में इमोबिलाइज एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं दैन द फ्री एंजाइम, क्योंकि इसमें तो क्या होगा एंजाइम मैट्रिक्स से अटैच है तो उस वाले एंजाइम को हायर कंसनट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं दैन फ्री मीन्स जिसके साथ तो कोई भी मैट्रिक्स से वो अटैच नहीं है, उनको फ्री एंजाइम बोलते हैं। दैन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि अब क्योंकि एक तो होता है फ्री एंजाइम में तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन जब हम इमोबिलाइजेशन करेंगे तो उसको मैट्रिक्स से अटैच करना पड़ेगा, तो यानी कि मैट्रिक्स की कॉस्ट भी लगेगी एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट आ जाती है मैट्रिक्स की। ये डिसएडवांटेज है इमोबिलाइजेशन का। कई बार क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है या स्टेबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है इमोबिलाइजेशन वाले मेथड से, और इस अप्रोच को तब यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर एक सबस्ट्रेट जो हो वो इनसोलेबल हो, मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ना हो वाटर में। और ये जो इमोबिलाइजेशन वाला मेथड है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट को, तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज हैं इमोबिलाइजेशन एंजाइम की। अब अलग अलग इसकी एप्लीकेशन दी हैं अभी तक जो इमोबिलाइज एंजाइम है, जैसे कि ग्लूकोज आइसोमरेज को जो एंजाइम था जब उसको इमोबिलाइज किया गया और सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया तो इसने बनाया HFCS। इसी तरह इन्वर्टेज है, सुक्रोज उसका सबस्ट्रेट था तो इन्वर्ट शुगर का फॉर्मेशन हुआ। देन लाइपेज को जब इमोबिलाइज लाइपेज को जब यूज़ किया गया वेजिटेबल ऑयल के साथ, वेजिटेबल ऑयल सबस्ट्रेट है तो बना कोकोआ बटर सब्स्टिट्यूट। लैक्टेज जो है वो मिल्क एंड वी यहाँ पे सबस्ट्रेट लिए गए तो बना लैक्टोज फ्री मिल्क एंड वे। इसी तरह से नेक्स्ट एंजाइम नाइट्राइल हाइड्रेटेज, जब ये सबस्ट्रेट से बाइंड किया एक्रिलोनाइट्राइल से तो एक्रिलामाइड की फॉर्मेशन हुई प्रोडक्ट में। रैफिनेज ने रैफिनोज के साथ जब किया तो रैफिनोज फ्री सोल्यूशन मिला। ग्लूकोमाइलेज एंजाइम जब सबस्ट्रेट डेक्स्ट्रीन के साथ बाइंड किया तो डी ग्लूकोज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि इमोबिलाइज एंजाइम का यूज़ करके ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था अबाउट द इमोबिलाइज एंजाइम एंड उसके डिफरेंट टाइप्स।